हेलो एवरीवन, आई एम पंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन के 200 एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे। और ये फ्रेंड, जो आपका 50 एमसीक्यू है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, और खासकर जो आपका एसएससी जे एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले मैंने आपका बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग का और बहुत सारे टॉपिक को मैंने इस चैनल पे एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, और एटलीस्ट वन टाइम मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ विजिट कर, वहाँ बहुत सारे वीडियो को मैंने अपलोड किया हूँ। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस वीडियो का आपका, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट इज। तो फ्रेंड, इसमें आप यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट। ठीक है, तो अगर आरसीसी दिया रहता तो आपका कितना हो जाएगा, M25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपका बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट इज, तो कितना हो जाएगा 25 यहाँ पे। किसके लिए, मॉडरेट के लिए। अगर आपका माइल्ड रहता तो यहाँ पे 15 होता, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे इज कंसीडर एक्सपोजर कंडीशन। ऑप्शन ए एक्सट्रीम, ऑप्शन बी वेरी सीवर, ऑप्शन सी सीवर एंड ऑप्शन डी मॉडरेट। तो फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है सी वाटर स्प्रे इज कंसीडर्ड एक्सपोजर कंडीशन, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो इसका आपका हो जाएगा क्या, इसमें आपका वेरी सीवर कंडीशन हो जाएगा। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपका लिखा है स्प्रे कंडीशन। ठीक है, सी वाटर स्प्रे इज कंसीडर्ड। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वेरी सीवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, कंक्रीट सरफेस ब्यूरिड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर इज कंसीडर एक्सपोज टू कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बोल रहा है कंक्रीट सरफेस कहाँ पे है, ब्यूरिड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल। ठीक है, आपका किसके अंडर ब्यूरिड है आपका, तो आपका नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर इज कंसीडर एक्सपोज टू कंडीशन। तो इसका कौन सा कंडीशन हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा आपका मॉडरेट हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पर सी वाटर आता तो उसमें क्या हो जाता आपका सीवर हो जाता। अगर सी वाटर में ये स्प्रे कंडीशन रहता आपका क्या हो जाएगा, वेरी सीवर हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, M45 आपका यहाँ पे बोला है, यहाँ पे M45 कंक्रीट इज रिगार्डेड एज। तो M45 क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए दिया हुआ ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कंक्रीट, ऑप्शन सी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ऑप्शन डी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ। तो इसमें हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट। ओके, जो M45 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, M75 कंक्रीट इज रिगार्डेड एज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो आपका M75 एग्रीगेट होता है किसके लिए होता है फ्रेंड, ये आपका होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑन एंड सर्विलिटी अंडर सर्विलिटी कैलकुलेशन पॉइजंस रेशियो ऑफ कंक्रीट रेस्पेक्टिवली एज। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.5, 0.15 एंड 0.2। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन absence of data the approximate value of the total shrinkage extent may be taken है। तो कितना लेते हैं फ्रेंड, यहाँ 10⁻⁻10⁴। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इफ एज ऑफ लोडिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर इज 28 डेज द क्रीप कोफिशिएंट में बी टेकन एज। तो फ्रेंड, इसमें जानते हैं कि जो आपका क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, एज के साथ आपका डिक्रीज करते जाता है। तो जो आपका इसमें क्रीप ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा आपका 28 डेज के लिए फ्रेंड, तो आपका डी होगा 1.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील कितना होता है फ्रेंड, तो 250 न्यूटन mm²। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द यंग्स मॉडुलस फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील इज। तो यंग मॉडुलस कितना, सभी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका इसका यंग मॉडुलस कितना होता है यहाँ पे, तो ये आपका होगा 2 ×
200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। या मीन्स आपका होता है 2 × 10⁵, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो आपका जिस तरह से दिया रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया था यील्ड स्ट्रेंथ दिया था, यहाँ पे देख रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ, और एक होता है आपका यंग्स मॉडुलस। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ अब माइल के लिए कितना 250 हो जाएगा, और यहीं पे हाई यील्ड स्ट्रेंथ रहता है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाए एच वाई डी बार, ठीक है। हाई यील्डिंग आपका डिफॉर्मेशन बार, ठीक है। हाई यील्डिंग डिफॉर्मेट बार के लिए कितना हो जाएगा 415, ठीक है। 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और माइल के लिए कितना हो जाएगा 250 किलो हो जाएगा, ठीक है। अगर यंग मॉडुलस दिया रहेगा तो कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर या 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डायमीटर ऑफ मार्केट फ्रॉम द रेनफोर्समेंट बार। मीन्स बोल रहा है कि इसमें जो डायमीटर दिया हुआ है इसमें से कौन से डायमीटर आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड जो आपका 60 mm का अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लिया है यहाँ पे बी 18 mm, उसके बाद आपका दिया है C20 mm, आपका डी कितना C20 mm और डी आपका 22 mm। तो फ्रेंड जो 80 mm का बार अवेलेबल नहीं होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें बार्स लार्जर देन डैश डायमीटर शुड नॉट बी आपका बंडल्ड, मतलब कितने mm जो डायमीटर ऑफ बार्स क्या लार्जर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बंडल नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 से अगर ज़्यादा होगा मीन 36 हो जाएगा, ठीक है। 40 mm का बार होगा उसको हम लोग बंडल नहीं करते, ओके। तो इसका मतलब मैक्सिमम मतलब डायमीटर कितना 32 तक हम बंडल कर सकते हैं, उसके बाद का हम बंडल नहीं कर सकते, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डायमीटर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डायमीटर मार्केट फ्रॉम द रेनफोर्समेंट बार, मतलब इसमें से कौन से जो डायमीटर है जो मार्केट में क्या अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा 36, 32, 30, और ऑप्शन ये दिया 30 आपका दिया हुआ 28। तो फ्रेंड जानते हैं जो आपका यहाँ पे 30 mm का बार क्या होता है मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। सो बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन रूफ ऑफ स्लोपिंग एट आपका 12 डिग्री, ठीक है, इम्पोज लोड टू द कंसीडर इन द डिजाइन इज। तो फ्रेंड जिस रूफ का स्लोप आपका 12 डिग्री है तो उस पर इम्पोज लोड हम लोग कितना कंसीडर करते हैं डिजाइन जब करते हैं। तो फ्रेंड उसमें हम लोग 0.71 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन डिजाइन ऑफ आरसीसी रूफ विदाउट एक्सेस एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस इम्पोज लोड कंसीडर एज। तो बोल रहा है इन डिजाइन ऑफ आरसीसी रूफ, जब हम लोग आरसीसी रूफ डिजाइन करते हैं विदाउट एक्सेस एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। हम लोग इसका बिना मेंटेनेंस के मतलब जो डिजाइन कर रहे एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब हम लोग क्या आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उसको मेंटेनेंस करेंगे, तो इम्पोज लोड कंडीशन, तो उस कंडीशन में हम लोग इम्पोज लोड को कितने कंसीडर करते हैं, तो 0.75 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं जब उसका स्लोप कितना रहेगा यहाँ पे आपका 12 डिग्री रहेगा, तो उसमें हम लोग 0.71 किलो न्यूटन एम स्क्वायर आप इसका इम्पोज लोड कंसीडर करते हैं। अगर उसको जब बिल्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फॉर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, हम मेंटेनेंस उसका नहीं करेंगे मतलब फ्यूचर में, तो उसका कितना 0.75 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन द डिजाइन ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग while designing the column of 5th story reduction imposed load on floor is। तो कितना परसेंट उसका रिडक्शन करते हैं फ्रेंड, तो इसमें हम लोग करते हैं आपका 20%, ओके। तो आपका 16 का क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन डिजाइन ए स्ट्रक्चर एट ए हाइट 25 मीटर इन ए रीजन विथ विंड वेलोसिटी भी द विंड प्रेशर टू बी कंसीडर इन। तो फ्रेंड जब हम लोग आपका डिजाइन करते हैं 25 मीटर हाइट, ठीक है, मतलब समझ रहे 25 मीटर अबाउट आपका मतलब 7 या 8 फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। इन ए रीजन विथ विंड वेलोसिटी, जब वी को विंड वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं तो विंड प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, इन कंसीडर कितना करते हैं फ्रेंड, तो उसमें हम लोग करते हैं आपका 0.6, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, जहाँ वी आपका क्या है विंड वेलोसिटी है, ओके। तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
अप टू ए डैश हाइट ऑफ विंड प्रेशर ऑन स्ट्रक्चर इज कंसीडर टू बी यूनिफॉर्मली, ठीक है। मतलब कितने हाइट तक हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो उसको क्या हम कंसीडर करते हैं कि जिसमें जो आपका विंड प्रेशर क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फ्रेंड इसमें हम लोग जब आपका 30 मीटर तक जब मतलब उसका हाइट होगा तो उसमें हम कंसीडर करते हैं विंड प्रेशर क्या है उसमें यूनिफॉर्मली, ओके। सो आपका बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 मीटर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोनो लोड नीड टू बी कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इन कोल्ड रीजन इफ स्लोप ऑफ द रूफ इज मोर देन, मतलब जो हम लोग आपका कोल्ड रीजन में जब हम लोग आपका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं जो कोल्ड रीजन होता है जो लद्दाख एरिया में जितने सारे जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो डिजाइन करते हैं वहाँ पे, तो रूफ जो होता है उसमें वहाँ पे सोनो क्या होता है, सोनो लोड होता है। तो सोनो लोड हम लोग जब उसको मतलब क्या कर सकते हैं उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं। तो स्लोप का जो स्लोप ऑफ द रूफ मतलब रूफ का स्लोप कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग अगर आपका 60 डिग्री से अगर स्लोप उसका ज़्यादा होगा तो उस कंसीडर में उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग सोनो लोड को कंसीडर नहीं करते, ओके। मतलब ज़्यादा स्लोप होने से क्या हो जाएगा उसमें आपका जो सोनो होगा क्या होगा उसमें मतलब वहाँ रुकेंगे नहीं, ठीक है, वो मतलब चले आएंगे, ठीक है, फ्लश आउट हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ पे हम लोग सोनो लोड को कंसीडर नहीं करते। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट लोड कॉम्बिनेशन इन स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें से जो आपका कॉम्बिनेशन दिया है लोड का, ठीक है, जैसे आपका डेड लोड दिया है, विंड लोड दिया और डेड लोड विंड लोड और आपका इम्पोज लोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपका यहाँ लिखा है विंड लोड इम्पोज लोड विंड आपका, तो इसमें से किसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या है आपका करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड जो आप देखे होंगे आईएस कोड उसमें आपका अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है कि डेड लोड विंड लोड या इम्पोज लोड और एक होता है आपका विंड लोड, ठीक है। डब्ल्यू मतलब विंड लोड इसमें हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से एक ही किसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, विंड लोड करें या यहाँ पे होता है आपका सेस्मिक लोड, ठीक है, या दोनों विंड लोड दिया हुआ है तो यहाँ पे सेस्मिक लोड होगा तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, तो इसमें से दोनों में से या इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, ओके। सो यहाँ पे डी विल इज राइट आंसर, नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्ट्रक्चर्स डिजाइन शुड, तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो कैसा होना चाहिए फ्रेंड, तो आपका सस्टेन्स ऑल लोड्स, सस्टेन द डिफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शन सी शुड हैव एडेक्वेट रेजिस्टेंस टू मिस यूज एंड फायर, ठीक है, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये सभी आपका एक स्ट्रक्चर के डिजाइन के क्वालिटी होना चाहिए, सो डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन द वर्किंग स्टेज मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। आपका एक होता है वर्किंग स्टेज, एक होता है आपका लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है, और एक होता है अल्टीमेट स्टेट डिजाइन, ठीक है। तो इसमें आपका WSM, ठीक है, मतलब वर्किंग स्टेज मेथड से इसको डिजाइन कर रहे हैं तो उसका डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो शियर एनफोर्समेंट आर निगलेक्टेड, तो बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज लीनियर बोथ फॉर स्टील एंड कंक्रीट, बिल्कुल सही है। द मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या है ये आपका सभी है, ये आपका सभी जो है आपका क्या है करेक्ट है, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग ये क्या है सभी आपका करेक्ट है, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका इन वर्किंग स्टेज मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कंक्रीट में कितना लेते हैं और आपका हम लोग किसमें आपका स्टील में कितना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जानते हैं कंक्रीट में कितना लेंगे हम 3 एंड आपका स्टील में कितना लेते हैं हम लोग, तो आपका लेते हैं 1.85, ठीक है। तो आपका 23 का ए विल बी द राइट आंसर, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इन द वर्किंग स्टेज मेथड आरसीसी डिजाइन इन वर्किंग स्टेज मेथड आरसीसी डिजाइन मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट यूज इज, तो उसमें मॉडुलर रेशियो कितना होता है फ्रेंड, तो आपका आता है 280/3 इंटू सिग्मा BC, ओके। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका 24 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो 24 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इन वर्किंग स्टेज मेथड ऑफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, तो इसमें भी पूछ रहा है वर्किंग स्टेज मेथड में आपका डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए लिए बोला है अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन बी अल्टीमेट लोड बाई वर्किंग लोड। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें से आपका हो जाएगा यहाँ पे
अल्टीमेट स्ट्रेस बाई वर्किंग लेंथ। ओके, सो आपका ए विल बी द ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक है, जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड करते हैं तो आप इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। ओके, और वर्किंग स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द फेलूर, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे द फेलूर क्राइटेरिया इन द अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन इज। एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक होता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन और एक होता है आपका लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो आपका ए 3 तो होता है, तो इसमें पूछ रहा है द फेलर क्राइटेरिया इन द अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन इज। ऑप्शन ए स्ट्रेस, ऑप्शन बी स्ट्रेन, ऑप्शन सी लोडिंग एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका होता है स्ट्रेन होता है। ठीक है, इस क्राइटेरिया पर हम इसको अल्टीमेट लोड मेथड में डिजाइन करते हैं। सो आपका 26 का क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे आ गया लिमिट स्टेट मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन टेक्स केयर ऑफ ए स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इट्स सेफ्टी, ठीक है, ऑप्शन बी इट्स फिटनेस थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ। सिलेक्ट योर आंसर कोड फॉर द गिवन बिलो। ठीक है, तो जो कोड दिया उसमें से क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ए इज ट्रू बट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ए इज नॉट ट्रू बट बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। ठीक है, तो बोलना है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन टेक्स केयर ऑफ ए स्ट्रक्चर इट्स सेफ्टी। ऑप्शन बी इट्स फिटनेस थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ। सिलेक्ट योर आंसर। तो फ्रेंड इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट फिटनेस थ्रू आउट डिजाइन लाइफ। ठीक है, तो हम एक कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इट फिटनेस थ्रू आउट द लाइफ हो जाएगा। ठीक है, और इट्स सेफ्टी भी नहीं इसको बोल सकते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन ए प्रोबेबल। तो आपका लिमिट स्टेट जो मेथड होता है किस पे बेस्ड होता है, ऑप्शन, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया हुआ आपका लोड। ठीक है, ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है क्या, आपका लोड। ऑप्शन बी स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये आपका हो जाए सिलेक्ट योर आंसर कोड फ्रॉम द बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, जो लिमिट स्टेट मेथड हम लोग डिजाइन करते हैं किस पे, आपका लोड और स्ट्रेंथ पे। फ्रेंड इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे यहाँ पे कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन टेक केयर, यहाँ पे टेक केयर लिखा है। ठीक है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे, एच सेफ्टी होता है और इट फिटनेस थ्रू आउट इट डिजाइन लाइफ। ठीक है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, सॉरी मैं बोला था बोथ ए आर नॉट लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्या बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सॉरी यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वो दोनों क्या ट्रू है। इसमें भी लिखा है यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन द लोड और स्ट्रेंथ पर, इसलिए ए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स। कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन क्या होता है, आपका मीन लोड 5% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज को, इसमें भी फिर पूछ रहा है इसमें आपका, इसके पूछा था कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स, इसमें पूछ रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज। तो आप देखे होंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखे तो इस टाइप का होता है जो डायग्राम, इसमें क्या होता है, एक मीन स्ट्रेंथ होता है, एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो क्या होता है आपका मिनिमम एश्योर स्ट्रेंथ प्लस 1.64 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद मीन स्ट्रेंथ, उसके बाद ऑप्शन डी मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.6 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिनिमम एश्योर्ड स्ट्रेंथ प्लस 1.6 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर द मीन स्ट्रेंथ M20 कंक्रीट शुड बी। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 4 न्यूटन आपका दिया हुआ है, 4 न्यूटन mm स्क्वायर। द मीन स्ट्रेंथ कितना दिया हो, m आपका 20 दिया हो कंक्रीट का, M20 द मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20। तो इसमें आपका पूछ रहा है क्या, आपका मीन स्ट्रेंथ पूछ रहा है इसमें निकालने के लिए। तो फ्रेंड इसमें मीन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मीन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका होता है सिग्मा CBC। ठीक है, मतलब FC के प्लस क्या हो जाएगा 1.64। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिएगा तो एक कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको निकालेंगे हम लोग, तो आपका ये हो जाएगा कितना, आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 1.64 इंटू कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर, 26.4 हो जाएगा। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड इम्पोज लोड कॉम्बिनेशन फॉर लिमिट स्टेट इज। तो इसमें हम लोग डेड लोड और इम्पोज लोड के लिए लेंगे। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जब आपका डेड लोड और इम्पोज लोड दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड इम्पोज लोड कॉम्बिनेशन फॉर, मतलब आपका जैसे इसको कॉम्बिनेशन देंगे डेड लोड प्लस क्या होता है आपका इम्पोज लोड। ठीक है, इम्पोज लोड, तो इन दोनों में क्या आपका पार्शियल फैक्टर क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड इम्पोज लोड लोड कॉम्बिनेशन फॉर लिमिट स्टेट के लिए। ठीक है, तो लिमिट स्टेट के लिए कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट, तो फ्रेंड इसमें आपका सेफ्टी फैक्टर कितना होगा, किसके कंडीशन में बोल रहे हैं यहाँ पे इम्पोज लोड। ठीक है, इम्पोज लोड और आपका एक डेड लोड के कॉम्बिनेशन जब है इसमें, तो बोल रहा है कि इसमें कितना होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग, और आपका जो इसमें दिया हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें पार्शियल फैक्टर लेंगे हम लोग डेड लोड, ठीक है, प्लस आपका इम्पोज लोड के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका लिमिट स्टेट आपका कोलैप्स रहता है, तो इसका कितना हो जाता है 1.5 लेते हैं। ठीक है, दोनों के केस में, लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी दिया हुआ है तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, दोनों केस में आपका, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहीं पे कोलैप्स रहता है तो कितना हो जाता है यहाँ पे आपका लिमिट स्टेज अब कोलैप्स रहता है यहाँ पे, तो आपका 1.5 होता है। ओके, सो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द डेड लोड इम्पोज लोड, ठीक है, एंड विंड लोड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपका पूछ रहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों आपका दिया हुआ है, तो तीनों जब दिया हुआ है तो इसमें कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 1.5 1.2 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो आपका तीनों में हो जाएगा, मतलब डेड लोड, ठीक है, आपका इम्पोज लोड और आपका हो जाता है विंड लोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज। बोर्ड है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील ऑफ लिमिट फॉर स्टील ऑफ कोलैप्स, तो इसमें कितना लेंगे हम लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है आपका, जो हम लोग आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील कितना लेंगे यहाँ पे 1.15 लेंगे। ठीक है, और यहीं पे कंक्रीट का पूछा तो कितना होता है 1.5 होता है। ओके, तो इस तरह से ध्यान पे रखिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील फॉर लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन में हम लोग कितना लेंगे 1। ठीक है, पार्शियल फैक्टर फॉर लिमिट पार्शियल फैक्टर फॉर स्टील फॉर लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, इसके पहले क्या दिया था यहाँ पे कोलैप्स था, तो कोलैप्स में 1.15 लिए थे, लेकिन डिफ्लेक्शन रहेगा तो 1 लेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राय, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज कंसीडर आपका पैराबोलिक बाय आईएस कोड अप टू स्ट्रेन अप। तो कितने आपका कितने आपका वैल्यू तक जो उसका आपका कंक्रीट इज कंसीडर पैराबोलिक। ठीक है, मतलब आप देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो एक लिमिट तक आता है, क्या होता है, एक पैराबोलिक होता है, उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक लिमिट तक आएगा, उसके बाद आपका पैरेलल हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लेते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट तक क्या होता है, उसके बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। वही पूछ रहा है कि कितने लिमिट तक क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो फिर जानते हैं यहाँ पे 0.02 लिमिट तक क्या होता है आपका एक पैराबोलिक होता है, इसके बाद आपका पैरेलल हो जाता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आईएस कोड कंसीडर कंक्रीट हैज रीच इट्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन इट्स स्ट्रेन इज। तो इसको मतलब कितने तक रखेंगे कि क्या हो जाए रीच इट्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन द स्ट्रेन इज। तो इसका स्ट्रेन कितना होता है फ्रेंड, इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.035। ओके, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका which one of the following is the correct shape of a stress block showing distribution compressive stress in concrete beam at the limit state across the depth। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपका दिखाना है कि लिमिट स्ट्रेस इसमें कहाँ पे अच्छे से शो किया। ठीक है, मतलब सही शो किया हुआ है यहाँ पे, तो डायग्राम में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आपका देखिएगा यहाँ पे 10.46 दिया हुआ है। ठीक है, 10.46 एफसी के दिया हुआ है इसमें। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका 10 पॉइंट नहीं होता है, कितना होता है यहाँ पे फ्रेंड, तो यहाँ पे 0.0
0.446 FCK होता है, ठीक है, FCK। उसके बाद यहाँ पे और जो यहाँ पे एक आपका एक क्या होता है, पैराबोलिक होता है, एक आपका यहाँ पे रेक्टेंगल होता है और एक आपका पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो अब देखे थे कितना होता है 3.7 XCQ, ठीक है, XCQ। उसके बाद एक होता है कितना आपका 4.7, ठीक है, मीन्स आपका क्या कौन सा सही है, तो आपका जो डी है ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पे 10.46 नहीं होगा, यहाँ पे 0.446 होता है, ठीक है, FCK। ओके, सो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है इसमें आपका द सेंट्रॉइड कंप्रेसिव ब्लॉक of the figure concrete at limit state being measured from the extreme compressed edge is। तो फ्रेंड जो हम सेंट्रॉइड कंप्रेसिव ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, स्ट्रेस इज कंक्रीट इज लिमिटेड स्टेट बिंग मेजर फ्रॉम द, तो कितना से उसको मेजर करते हैं फ्रेंड, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं आपका 0.42 XQ, ठीक है। इसके पहले जो डायग्राम दिया था यहाँ पे, इसमें इसका लिमिट स्ट्रेस कितना से मेजर करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसका जो होता है 0 पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, इसका जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे, मतलब इसको डिस्टेंस हम लोग 0 पॉइंट हम 4.2 से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस होता है 0.42 XQ, ठीक है, 0.42 XQ से हम लोग मेजर करते हैं। ओके, आप डिजाइन करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 0.42 XQ आएगा, वहां से हम लोग मेजर करते हैं। या आप, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी बीम ऑफ डेप्थ डी विथ Fe415 स्टील इज। तो फ्रेंड इसमें क्या दिया हुआ आपका लिमिटिंग डेप्थ पूछ रहा है, किसके लिए, Fe415 के लिए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपका एक होता है पहले 250, ठीक है, मतलब माइल स्टील के लिए इसका कितना होता है यहाँ पे, उसके बाद Fe कितना होता है 415 के लिए, उसके बाद आपका होता है कितना Fe आपका कितना होता है 500 के लिए, ठीक है। ये सबका आपका लिमिटिंग डेप्थ मतलब डेप्थ यहाँ पे होता है, तो आपका इसका होगा 250 का 0.53 इन टाइम्स डी, ठीक है, आपका डायमीटर, सॉरी आपका डेप्थ, आपका इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। Fe415 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.48 इफेक्टिव डेप्थ, 0.48 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, और 500 का कितना हो जाएगा 0.46, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूछा 415 के लिए, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर, आपका 0.48 हो जाएगा। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.48 डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका for a rectangular beam of size B into D with yield stress of steel Fy, area of steel AST, concrete with characteristic FCK for under reinforced section, neutral axis to depth ratio is given by। तो फ्रेंड इसमें पूछ रहा है न्यूट्रल एक्सिस टू डेप्थ रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, XU by D इक्वल टू 0.87 Fy इंटू ST बाई 0.36 FCK BD। ओके, तो इसका 41 का क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना, Fe415 स्टील इज 0.138, उसके बाद ऑप्शन बी आपका Fe500 स्टील इज यूज 0.148 FCK। तो फ्रेंड जब आप देखे होंगे यहाँ पे निकाले होंगे तो उसका दिया होता है कौन सा होता है, तो 0.138 FCK हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना होता है 0.13 होता है, ठीक है। अगर 500 दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसके लिए मैं फिर से आपको सबके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपका Fe25, ठीक है, 250 के लिए कितना रहेगा यहाँ पे, तो 250 के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.148, ठीक है, 148 FCK, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 415 के लिए जो आपका FCK, ठीक है। इसके लिए अगर सॉरी यहाँ Fe के स्टील है ना, तो स्टील के लिए अगर आपका Fe415 दिया रहा है तो इसके लिए हो जाएगा आपका 0.138 आपका हो जाएगा FCK BD स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद Fe500 के लिए कितना हो जाएगा 0.1133 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है यहाँ पे आपका, तो ए सही है, ये क्या है गलत है, ये इसका कितना हो जाएगा 0.133
एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका यहाँ पे इन ए बीम एंड स्लैब स्ट्रक्चर इफ विथ अ बीम बी डब्ल्यू, ठीक है, बी डब्ल्यू डेप्थ डी, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, इफेक्टिव विथ ऑफ इंटरमीडिएट फ्लेंस इज गिवन बाय। तो फ्रेंड इसका इंटरमीडिएट आपका पूछ रहा है, इफेक्टिव विथ ऑफ इंटरमीडिएट फ्लेंस का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोई टी सेक्शन है, तो फ्रेंड इसका इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पूछता है कभी कभी फार्मूला देगा और पूछेगा कि जो आपका आई जीरो क्या होता है, ठीक है, मतलब एल जीरो क्या होता है। तो फ्रेंड जो आपका एल जीरो इसे बोलते हैं हम लोग आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ 43 का आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें in the end beam of beam and slab construction with above notations effective width of flange is। तो इसमें आपका पूछ रहा है इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज किसमें, इन द एंड बीम, ठीक है, मतलब आपका एल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इन द एंड बीम आप देखे होंगे इन द एंड बीम में क्या होता है एल टाइप का होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका एल जीरो बाई बी डब्ल्यू इंटू 3D हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका क्या इसमें 2 से जो आपका दिया हुआ था यहाँ पे उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो द एंड बीम ऑफ बीम एंड एल स्लैब मतलब आपका एल शेप का हो जाएगा, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एंड बीम पूछ रहा है, ठीक है, एंड बीम ऑफ बीम एंड स्लैब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका वन कैन गो फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, मतलब एक आदमी मतलब वन गो मतलब कोई डिजाइन कर रहा है तो क्या डब्ल्यू फोर सेक्शन कब करेगा, मतलब क्यों करता है, टू रेस्ट्रिक्ट डेप्थ ऑफ बीम फ्रॉम आर्किटेक्चरल कंसीडर, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसमें क्या होगा उसका जो डेप्थ है क्या है लिमिटेड है, ठीक है, मतलब आपको उसी डेप्थ में क्या करना है डिजाइन करना है। तो हम लोग आप डब्ल्यू रेनफोर्स को यूज करेंगे सेक्शन को टू इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ ए बीम, ठीक है, बीम की डक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है तो हम आपका डब्ल्यू रेनफोर्स को यूज करेंगे टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो क्या हो जाएगा सभी सही हो जाएगा, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें फिगर में बोल रहा है आपका क्वेश्चन 46, ठीक है, फिगर क्वेश्चन 46 सोच द एक कैंटिलीवर ऑफ ए विद बी एंड वेरिंग डेप्थ डी, ठीक है, यहाँ पे वेरिंग डेप्थ कितना है डी है। इफ ही यूज द फैक्टर शियर फोर्स एंड एम यूज द फैक्टर बेंडिंग एवरेज शियर फोर्स टाउ वी इज गिवन बाय। तो इसमें टाउ वी क्या हो जाएगा फ्रेंड, और इसमें क्या है यहाँ पे आपका जो बी विथ एंड वेरिंग डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखे होंगे IS कोड में इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा भी यू इंटू एम यू बाई डी 10 बीटा बाई बी डी, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर, ओके। ये आपका डायरेक्ट IS कोड में इसका वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका एट ए सेक्शन ए इन ए बीम 100 इंटू AST BD इक्वल टू 3। यहाँ पे जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, मतलब इसमें कितना दिया हुआ है 100 इंटू AST BD इक्वल टू कितना परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू कितना आएगा 3% आ रहा है। एंड इन अनदर सेक्शन बी विथ वैल्यू 3.5 द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी। तो पूछ रहा है कि जब इसमें एक का आ रहा है कितना 3% आ रहा है और एक का 3.5 आ रहा है, मतलब दो ठो आपका क्या है सेक्शन है। तो पूछ रहा है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी, तो टाउसी में इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका जो स्टील परसेंटेज ऑफ स्टील अगर 3% से ज़्यादा है तो उसमें जो आपका जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ के वैल्यू क्या होता है सेम होता है, ठीक है, मतलब इसमें हो जाएगा एट सेक्शन ए इक्वल टू एट सेक्शन बी, दोनों में क्या हो जाएगा आपका टाउसी का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, तो इसमें जो आपका वैल्यू हम लोग लेते हैं आपका कितना लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ले लेंगे आपका, तो फ्रेंड इसमें कितना लेंगे हम लोग, तो आप जानते हैं कि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। M50 का कितना हो जाएगा आपका, अगर जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील होगा तो 0.71 हो जाएगा, M20 का होगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.82 मतलब 82 हो जाएगा। इसी तरह सबका अलग अलग होता है, लेकिन आपका 3% से ऊपर होगा तो सबका इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे A beam A is 100 into ST is same in the beam B if the beam A is M40, ठीक है, और आपका बीम A में कितना M40
कंक्रीट एंड बीम बी इक्वल टू M50 कंक्रीट डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउसी। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो जानते हैं कि इसमें सबका तो सेम होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो आप परसेंटेज ऑफ स्टील लीजिएगा तो एम आपका 15 का वैल्यू अब जितना भी आ जाए आपका सबका सेम ही हो जाएगा। जैसे इसका लीजिएगा एम आपका 7.3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं कहने का मतलब 3% आ गया, 4% आ गया, 5%, सबका वैल्यू M15 का सेम ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे M20 के लिए लीजिएगा तो अलग हो जाएगा, M25 के लिए अलग हो जाएगा। तो वहीं पूछा आपका M40 के लिए और आपका M50 के लिए। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें जो आपका होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें हो जाएगा अ बीम ए इज सेम एज दैट अ बीम, ठीक है। तो 48 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। ओके फ्रेंड, तो इसमें भी एक और कंडीशन दिया हुआ है आपका IS कोड में कि मतलब जब M40, ठीक है, M40 से अब जितने सारे रहेंगे सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम इक्वली हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 1.01 होता है। ओके, ये सबके लिए M40 लीजिए आप, चाहे M50 लीजिए, चाहे जितना भी लेना है आपको, M40 के ऊपर क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। और किसके लिए, आपका 3% के लिए, ठीक है, 3% स्टील है तो आपका सब इक्वल है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक होता है आपका अगर 3% आपका स्टील है, ठीक, परसेंटेज अब 3% है तो सबका वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। आप M50 की लीजिए 3% या 4%, सबका वैल्यू सेम हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के जब एम आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 के बाद मतलब 50 आपका आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जितना भी हो जाएगा आपका सबका वैल्यू सेम होता है। ओके, तो इसमें क्या बीम ए इज सेम एज दैट ऑफ बीम। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, इन RCC बीम शियर एनफोर्समेंट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ। तो RCC बीम में आपका जब शियर फोर्स होता है किसके फॉर्म होता है फ्रेंड, तो आपका होता है यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप के फॉर्म में, आपका इंक्लाइंड बेंट अप बार विथ स्टीरअप एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इन किसी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो बोल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप इन RCC बीम इज गिवन बाय, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है, जो आपका वर्टिकल कॉलम कंपोनेंट होता है और जो आपका वर्टिकल स्टीरअप द्वारा क्या होता है, मतलब आपका रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। आप देखे होंगे, मतलब आप जब डिजाइन करते हैं यहाँ पे, तो जब वर्टिकल यहाँ पे होता है तो वर्टिकल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होता है फ्रेंड, मतलब उसका फार्मूला पूछा है इसमें, ठीक है। उसका फार्मूला निकालने का पूछा है, हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो फ्रेंड 0.87 FY ASB D/SB, ठीक है। जहाँ एस सब क्या है, स्टीरअप, 1 स्टीरअप का एरिया है, ठीक है। SB क्या है, स्पेसिंग है उसका, और D आपका इफेक्टिव डेप्थ है। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, फिर इसका आपका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। ओके, और जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।